क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश जो कभी दुनिया का ड्रीम डेस्टिनेशन था, आज वहां लोग कह रहे हैं कि खाना खरीदना भी मुश्किल हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि उसी देश में काम करने वाले लोग भी कम पड़ रहे हैं। एक तरफ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग फूड प्राइसेस से परेशान हैं, दूसरी तरफ कंपनीज को वर्कर्स नहीं मिल रहे। और इसी बीच हर साल लाखों लोग उस देश को छोड़कर जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या यूनाइटेड किंगडम धीरे धीरे रहने लायक देश नहीं रह रहा है? और अगर ऐसा है तो दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक के साथ आखिर हो क्या रहा है? हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की। वही यूके जहां लंदन जैसे शहर ग्लोबल फाइनेंस का सेंटर माने जाते हैं, जहां करियर ग्रोथ, हाई सैलरी और वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के सपने दिखाए जाते थे। लेकिन अब रियलिटी बदल रही है और यह बदलाव इतना बड़ा है कि एक्सपर्ट्स इसे साइलेंट क्राइसिस कह रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब किसी देश के अपने ही यंग, स्किल्ड और एजुकेटेड लोग उसे छोड़ने लगते हैं तो यह उस देश के डिक्लाइन का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। और यूके में अभी यही हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के सालों में नेट माइग्रेशन तो हाई है, लेकिन उसी समय हजारों नहीं बल्कि लाखों स्किल्ड ब्रिटिश सिटीजन्स देश छोड़ चुके हैं और इनमें ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स और यंग लोग हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लोग क्यों जा रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। यूके में हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग अब खाने का फैसला टेस्ट से नहीं बल्कि प्राइस देखकर करते हैं। एनर्जी बिल्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग हीटिंग तक अवॉइड कर रहे हैं। सोचो, एक डेवलप्ड कंट्री में लोग ठंड में हीटर नहीं चला रहे। यह सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है, यह सिस्टम फेलियर का सिग्नल है। लंदन और दूसरे बड़े शहरों में रेंट 30 से 50% तक बढ़ चुका है। एक एवरेज इंसान के लिए रेंट अफोर्ड करना ही स्ट्रगल बन चुका है और घर खरीदना तो मिडिल क्लास के लिए लगभग इम्पॉसिबल होता जा रहा है। कई लोग अपनी इनकम का आधा हिस्सा सिर्फ रेंट में खर्च कर रहे हैं। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। लोग अब अपने काम के पास रह ही नहीं पा रहे क्योंकि रेंट इतना बढ़ चुका है कि उन्हें शहरों से बाहर शिफ्ट होना पड़ रहा है। यूके के कई बड़े शहरों में एवरेज रेंट पिछले कुछ सालों में 30 से 50% तक बढ़ चुका है और इसी वजह से लाखों लोग रोज 2 से 3 घंटे ट्रैवल करने के लिए मजबूर हैं। कुछ सर्वेज के अनुसार यूके में लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई लोगों का डेली कम्यूट 90 मिनट से ज्यादा हो चुका है। एक तरफ आप ज्यादा कमाने के लिए शहर में काम करते हो और दूसरी तरफ उसी शहर में रह नहीं सकते। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये रोज का मेंटल प्रेशर है जो धीरे धीरे इंसान को तोड़ देता है। और यही प्रेशर एक पॉइंट के बाद लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद अब यूके छोड़ना ही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। यूके में क्राइम रेट में नोटिसेबल इंक्रीज देखा गया है। दूसरी तरफ हेल्थ केयर सिस्टम NHS, जो कभी यूके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना जाता था, आज प्रेशर में है। वेटिंग लिस्ट्स बढ़ रही हैं, स्टाफ शॉर्टेज है और डॉक्टर्स ओपनली कह रहे हैं कि उन्हें अंडर वैल्यूड फील होता है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2019 में बोरिस जॉनसन सत्ता में आए और उन्होंने ब्रेक्जिट को पूरा करने का वादा किया। उनका कहना था कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलकर यूके ज्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनेगा। 2020 में यूके ने ऑफिशियली EU को छोड़ दिया। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था, लेकिन इसके बाद अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। ट्रेड सिस्टम बदला, जॉब्स मार्केट अनस्टेबल हुआ और बिजनेस कॉन्फिडेंस गिरने लगा। इसके तुरंत बाद पेंडेमिक ने सिचुएशन को और खराब कर दिया। इकोनॉमी हिट हुई, बिजनेसेस बंद हुए और कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी से बढ़ गई। इसके बाद पॉलिटिकल चेंजेस जारी रहे और 2024 में केयर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने, NHS को सुधारने और ग्रोथ बढ़ाने के बड़े प्रॉमिसेस किए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी टफ बनी हुई है। दूसरी तरफ स्किल्ड लोकल वर्कफोर्स बाहर जा रही है, यानी जो लोग सिस्टम को मजबूत बनाते हैं वही सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग जा कहां रहे हैं? आंसर सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप। ये देश एक्टिवली यूके के स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें बेटर सैलरी, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस और क्लियर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट दे रहे हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन होता था, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देश ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुके हैं क्योंकि वहां PR पॉलिसीज क्लियर हैं, जॉब मार्केट स्टेबल है और फ्यूचर ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। अब इस पूरी कहानी में भारत का भी एक महत्वपूर्ण एंगल है। इंडिया यूके के लिए सबसे बड़े टैलेंट सोर्सेज में से एक रहा है। हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यूके जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स अब ब्लाइंडली यूके चूज नहीं कर रहे।
अगर कॉस्ट ज्यादा है, जॉब अनसर्टेन है और वीजा रूल्स टफ हैं, तो वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक माइग्रेशन चेंज नहीं है, ये यूके के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिस्क है, क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर, आईटी, फाइनेंस और कई क्रिटिकल सेक्टर्स में बैकबोन की तरह काम करते हैं। अगर यह फ्लो कम होता है तो सिस्टम और कमजोर होगा। अब एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम के लिए उसकी बदलती वर्किंग एज पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी क्राइसिस बन चुकी है। पिछले कुछ दशकों में यूके की कामकाजी उम्र की आबादी का ग्रोथ धीमा पड़ गया है और अब यह काफी हद तक इमिग्रेशन पर निर्भर हो चुका है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आने वाले वर्षों में पॉपुलेशन ग्रोथ का लगभग पूरा हिस्सा नेट माइग्रेशन से आएगा, जबकि दूसरी तरफ बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज यूके की लगभग 19% आबादी 65 वर्ष से अधिक उम्र की है और 2040 तक इसके 24% के आसपास पहुंचने का अनुमान है, जिससे पेंशन, हेल्थ केयर और पब्लिक स्पेंडिंग पर भारी दबाव पड़ने वाला है। हालांकि बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत कम है और 2025 में औसतन लगभग 4% के आसपास रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। असली समस्या है लो प्रोडक्टिविटी और स्टैग्नेंट वेजेस, जिसके कारण यूके की आउटपुट पर वर्कर जी 7 देशों में सबसे नीचे बनी हुई है। कई सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर में कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ कई लो पेइंग जॉब्स में वैकेंसीज भरी नहीं जा रही हैं। यह इम्बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को सीमित कर रहा है और लॉन्ग टर्म कम्पेटिटिवनेस पर असर डाल रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी इस संकट को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। केयर स्टारमर और उनकी सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव करने और इमिग्रेशन सिस्टम को बेटर मैनेज करने जैसे कदमों पर जोर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉलिसी चेंजेस के बावजूद ग्राउंड लेवल इंपैक्ट धीरे धीरे ही दिखाई देगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे एजिंग पॉपुलेशन, लो प्रोडक्टिविटी और रीजनल इनइक्वालिटी लंबे समय से जमा होते आ रहे हैं। यही कारण है कि कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि यूके की असली चुनौती सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक और स्ट्रक्चरल भी है। अब पूरी पिक्चर को जोड़ो। एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कफोर्स बाहर जा रही है, सिस्टम पर प्रेशर बढ़ रहा है। और सबसे डेंजरस चीज, लोगों का ट्रस्ट सिस्टम से हट रहा है। जब किसी देश के लोग अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो वह देश धीरे धीरे अपनी ग्लोबल पावर खोने लगता है, और यही आज यूके के साथ हो रहा है। अब यूके एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। या तो पॉलिसीज बदलकर सिचुएशन को रिवर्स करेगा, या फिर यह ट्रेंड और तेज होगा और आने वाले समय में सिचुएशन और चैलेंजिंग बन सकती है। और शायद इसी वजह से आज पूरी दुनिया यूनाइटेड किंगडम की ओर देख रही है, ये समझने के लिए कि क्या सच में एक आधुनिक और समृद्ध देश भी जनसंख्या संकट के सामने कमजोर पड़ सकता है।